जैसे यहाँ पे लिखा है, एक ऐसे मसाले का नाम लिखो जो नमकीन और मीठी दोनों चीज़ों में डाला जाता है। तो वो कौन था? काली मिर्च थी, है ना। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने ईवीएस चालू करी है, ठीक है, एनसीईआरटी ईवीएस चालू करी है, जिसमें क्लास थर्ड की ईवीएस मैंने खत्म करा दी है एंड क्लास फोर्थ की ईवीएस से 20 चैप्टर क्लियर करवा दिए हैं। आज हम 21 से 25 चैप्टर देखेंगे, जिसमें से 21 चैप्टर है खाना खिलाना। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताऊंगी केवल, ठीक है। तो इसमें खाना खिलाने की बात करी गई है कि गुरुद्वारे में क्या होता है, हॉस्टल्स में क्या होता है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ कि गुरुद्वारे में क्या होता है। सबसे पहले तो गुरुद्वारे में जाते ही सब अपने सर पे इस तरह से ढक लेते हैं सर अपना, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सर को इस तरह से ढककर ही गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं, ठीक है। गुरुद्वारों में बड़ी संख्या में खाना बनता है, जैसा कि मैं एक पिक में आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ठीक है। और देखिए, और ये जो गुरुद्वारे में खाना बनाने का सामान होता है ये कहाँ से आता है। एक औरत ने बताया, सभी मिलजुल कर मदद करते हैं, कोई सामान देता है, कोई पैसा देता है, जिसका जैसा मन होता है वैसे ही काम में सब क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। लंगर के लिए किसी ने खाने के लिए कुछ सामान दे दिया, जैसे चावल वगैरह दे दिए, किसी ने पैसे दे दिए, और कोई वहाँ पर अपने कोई खाना परोस कर मदद करता है, तो बर्तन धुल कर कोई मदद करता है, इस तरह से मदद करते हैं, ठीक है। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। ये था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर। और यहाँ पे देखिए लंगर का एक दृश्य है जहाँ पर मिलकर सब रोटी बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में रोटी बनाई जा रही है, खाना बनाया जा रहा है, ये देखिए। और सब इस तरह से क्या है, मिल बांट के काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। देखते हैं 22 चैप्टर। अब देखिए जो 22 चैप्टर है वो है दुनिया मेरे घर में। इसमें देखिए इस तरह से छोटी छोटी सी कहानियाँ बताई गई हैं। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी के हिसाब से ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें। जैसे कि शाम के 7 बजे हैं, प्रतिभा अपनी सहेली के घर से भागी भागी अपने घर जा रही है। नुक्कड़ में उसके भाई संदीप और संजय दोस्तों के साथ खेलने में लगे हैं। उन्हें घर पहुँचने की कोई जल्दी नहीं है, उन्हें देर से घर पहुँचने पर कोई नहीं टोकता। प्रतिभा को यह बात ठीक नहीं लगती, उसके लिए एक नियम और उसके भाइयों के लिए दूसरा नियम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पक्षपात किया जा रहा है लड़के और लड़कियों को लेकर। तो इसके विषय में क्या जैसे कि प्रतिभा ऐसा महसूस करती है और वो अपने शिक्षक से इस बारे में बात करती है। तो शिक्षक को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से चर्चा करवानी चाहिए स्कूल में, कक्षा में। तो संवेदनशीलता के साथ उसको क्या है, कक्षा में इस विषय पर चर्चा करवानी चाहिए, ठीक है। और उसके माता पिता से भी बात करनी चाहिए, ठीक है। इसी हिसाब से हम दूसरा भी देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या हुआ है, जैसे पहला वाला एग्जाम्पल था, ठीक है। बच्चों का ध्यान उन बातों की तरफ खींचा जा सकता है जो हमारे परिवार और समाज में समानता होती हैं, जैसे कि पक्षपात वगैरह होता है ना। इन सभी बातों का हम पर गहरा असर होता है। बच्चों को इन बातों के बारे में सोचने और स्वयं के विचार बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जैसे पूछ लेगा, इस तरह का एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे समाज में पक्षपात होता है लड़के और लड़कियों को लेकर, तो इन सब बातों का बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, तो हमें बच्चों को इन बातों के बारे में सोचने और स्वयं के विचार बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। और उनके विचारों पर कक्षा में चर्चा करवानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट है, कुछ बच्चों के अनुभव ऋतु की तरह हो सकते हैं। किस तरह के अनुभव, जैसे कि किसी का टच करना किसी को अच्छा ना लगा हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मीनू और ऋतु के बारे में बताया गया है। ऋतु ने मीना ने बोला कि मामा ने ऋतु तुम्हें घर बुलाया है। तो ऋतु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोला, तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है, हाथ भी पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यह कहकर ऋतु अपने घर चली गई, ठीक है। तो कुछ बच्चों के अनुभव क्या है, ऋतु की तरह हो सकते हैं। कक्षा में इन पर चर्चा होने से बच्चों को अपने अनुभवों के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। इससे उनका धीरज भी बंधेगा और शिक्षक के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। जरूरत के अनुसार बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बात की जा सकती है। मतलब कि जैसे पूछ लेगा कि ऋतु, पहले तो ऋतु का अनुभव शेयर किया गया और बोला गया कि ऋतु जैसे बच्चों से किस तरह से बात की जा सकती है। तो व्यक्तिगत रूप से भी बात की जा सकती है और बच्चों के सलाहकार हो तो उनसे भी मदद ली जा सकती है, ठीक है। तो ये पेडागोजी के हिसाब से कॉन्सेप्ट जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं के लत के बारे में बताना चाहते हो, तो ऐसे किस्सों पर बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा कि जैसे कक्षा में आप बच्चों से उनके परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं के लत के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो ऐसे किस्सों पर आपको कैसे बात करनी चाहिए, तो संवेदनशीलता के साथ बात करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कभी कभी कुछ ऐसे परिवारों के बच्चों को भी यह लत पड़ जाती है। यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चों में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए। अब जैसे बोला जाए, अगर क्लासरूम में, अगर किसी कक्षा में बच्चों में ऐसा व्यवहार दिखाई दे कि वे नशीली दवाओं की लत लग गई है उन्हें, तो उनसे किस तरह से बात की जानी चाहिए, उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए, ठीक है।
तो ये था 22 चैप्टर। अब बढ़ते हैं 23 चैप्टर की तरफ। अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पोचमपल्ली, जो कि पार्ट 23 है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। पोचमपल्ली गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। ठीक है, तो पोचमपल्ली कस्बे के पास में एक गांव है जो कि पड़ता है तेलंगाना राज्य में। यहाँ ज़्यादातर परिवार क्या है, बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। तो जो गाँव है वहाँ पर एक कस्बा है पोचमपल्ली। ठीक है, तो वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग क्या है, बुनकर हैं, इसीलिए उस बुनाई को क्या कहा गया है, पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, देखिए ये पूरा पोचमपल्ली जो साड़ी है उसका काम हो रहा है। तो पोचमपल्ली साड़ी बनाने का ये सारा तरीका है। ठीक है, अब देखिए जो पूरा इनका स्टेप बाय स्टेप जो फॉलो करते हैं ये लोग, वो बताती हूँ। अप्पा पोचमपल्ली से धागे की लड़ियाँ लाते हैं। अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती हैं। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं। धागे की गट्ठियाँ करघे पर लपेटी जाती हैं, फिर इनसे कपड़े बुने जाते हैं। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागे से भी साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। करघे में कई सुइयां होती हैं। डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियां बनाते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। तो पोचमपल्ली जो ये लोग बुनाई करते हैं और जो इलाका है पोचमपल्ली, वो इसी नाम से क्या हो गया है, मशहूर हो गया है। ठीक है, तो पोचमपल्ली साड़ियाँ क्या है, यहाँ की फेमस हैं। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता देती हूँ। इसमें ऊपर तो पोचमपल्ली के बारे में इंपॉर्टेंट था ही। अब यहाँ पर देखिए, पोचमपल्ली की तरह ही भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जिस तरह से पोचमपल्ली फेमस है तेलंगाना का, उसी प्रकार से कुल्लू की शाल फेमस है, मधुबनी पेंटिंग फेमस है, असम की सिल्क फेमस है, कश्मीरी कढ़ाई फेमस है। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है कि कुल्लू का क्या फेमस है, तो शाल, मधुबनी की क्या फेमस है, तो पेंटिंग, असम की क्या फेमस है, तो सिल्क, और कश्मीर की कढ़ाई फेमस है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब हम देखते हैं 24 चैप्टर, जो कि है पूरे देश की बात। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। मलयालम में चिटप्पन का क्या अर्थ होता है, पिता का छोटा भाई यानी कि चाचा। और कंजुम्मा का क्या अर्थ होता है, पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी कि चाची, अर्थात चाची। ठीक है, लिखा हुआ है मलयालम में चिटप्पन का अर्थ है पिता का छोटा भाई, और कंजुम्मा का अर्थ है पिता के छोटे भाई की पत्नी। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए। अब आगे देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, अबू धाबी जाने के रास्ते में उन्हें क्या दिखाई देता है, रेत का बदलता रंग दिखाई देता है। हवाई जहाज से कभी सफ़ेद, कभी भूरा, तो कभी पीला, लाल या काला। कभी कभी उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई देते हैं। तो रेत के जो पहाड़ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेत के टीला कहते हैं। रेत के पहाड़ों को क्या बोलते हैं, रेत का टीला भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखिए, अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में है। ठीक है, शहर से थोड़ी ही दूर जाओ और चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। ना कोई पेड़ है, ना कोई हरियाली। तो अबू धाबी में ना ही कोई पेड़ नज़र आता है, ना ही कोई हरियाली नज़र आती है, बल्कि रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, और एक तरफ केरल की बात करें तो केरल के आसपास हरियाली है, ठंडे पानी है। ठीक है, ठंडा पानी है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। लेकिन अबू धाबी में जस्ट अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान में, यहाँ से देखिए, रेगिस्तान में बारिश नहीं होती। वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहाँ ना बारिश है, ना ही नदियाँ, ना झील, ना ही तालाब। ज़मीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है। ठीक है, तो ये चिटप्पन जो है वो बता रहे हैं कि ना ही ज़मीन के नीचे पानी है, ना ही वहाँ बारिश होती है, ना ही नदियाँ हैं, ना ही झील है, और ना ही तालाब है। लेकिन वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे क्या है, तेल होता है। इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, और वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। जैसे पूछा भी गया है तो कहाँ पर पेट्रोल पानी से भी सस्ता है, तो वह कहाँ, अबू धाबी में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि अबू धाबी में केवल कौन सा पेड़ नज़र आता है जो आसानी से उग सकता है, तो वो है खजूर का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट है, अबू धाबी में चलने वाले नोट और सिक्के भी दिखाए, और वहाँ अलग तरह के रुपए होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं। तो अबू धाबी में जो रुपए चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है कि अबू धाबी में जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं उनमें बड़े बड़े शीशों की खिड़कियां लगी हुई हैं, लेकिन इन खिड़कियों को खोलने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बाहर बाहर बहुत ही गर्मी होती है। ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशनर लगे होते हैं। गर्मी की वजह से वहाँ लोग क्या करते हैं, ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर सिर भी ढक कर रखते हैं, इससे वे तेज धूप से बच सकें। ठीक है, तो अबू धाबी में क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो लोग सूती ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, इस तरह से पूरे शरीर को ढककर रखते हैं सर के साथ में। ठीक है, तो ये था ये चैप्टर। आगे बढ़ते हैं 25 चैप्टर की तरफ। अब लास्ट चैप्टर है 25 चटपटी पहेलियाँ। ठीक है, कूटी जाती पीसी जाती भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में जो ज़्यादा डल गई तो फिर मुंह से निकली सीसी। इस तरह से पहेलियाँ पूछी गई हैं। लाल मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, तो जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे डालने से भोजन तीखा हो जाता है, तो लाल मिर्च। ठीक है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे डालने से खाने में पीला रंग आता है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो सभी चोट को ठीक करती है और वो खाने में भी यूज़ होती है, तो वो है हल्दी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो खाने में पीला रंग लाती है और चोट को भी ठीक करती है, तो वो है हल्दी। ठीक है, अब इस तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी चीज़ है जो तीखे स्वाद वाली है और मीठे और नमकीन दोनों में डाली जाती है, तो वो है काली मिर्च। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं तीखे स्वाद वाली और मीठे और नमकीन दोनों में डाली जा सकती हूँ। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गर्म घी और तेल में खुशबू कौन फैलाता है जिसे भून कर डाला जाता है, तो वो हो जाएगा जीरा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हरे रंग की जीरे जैसी ठीक हाजमा रखती। अब जैसे पूछेगा वह कौन सी चीज़ है जिसका खाने के बाद यूज़ करने से हाजमा ठीक रहता है, तो वो कौन सी चीज़ है, वो है सौंफ। ठीक है, अब इसमें देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सी खाने वाली चीज़ है जिसे दांत दर्द होने में दांत के नीचे रखने से दांत दर्द सही हो जाता है, तो वो है लौंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है एक ऐसे मसाले का नाम लिखो जो नमकीन और मीठी दोनों चीज़ों में डाला जाता है, तो वो कौन था, काली मिर्च थी, है ना। मैं रहता हूँ, मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है, वहाँ मैं तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगते देखता हूँ। तो केरल में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि मसाले उगते हैं केरल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, केरल में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि उगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गरम मसाला किन मसालों का मिश्रण होता है, ये भी पूछ सकता है कि दे दे और बोले गरम मसाला में इनमें से कौन सा मसाला नहीं आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि गरम मसाला किन मसालों का मिश्रण है। ठीक है, तो जीरा का है, इलायची का है जिसमें छोटी और बड़ी इलायची आती है, लौंग का है, दालचीनी का है, काली मिर्च का है, तेज पत्ते का है और सौंठ का है। ठीक है, अब जैसे इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि गरम मसाला में इनमें से कौन सा मसाला नहीं आता, और उसने ऑप्शन लिख दिया, पहला जीरा, दूसरा इलायची, तीसरा लौंग और चौथा लिख दिया उसने सौंफ, तो कौन सा नहीं आता, सौंफ नहीं आता। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कौन से मसाले आते हैं आप इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। बस इतना ही था। यहाँ पर आलू चाट बनाने की रेसिपी बताई गई है। बस यहाँ पे 5 चैप्टर मैंने क्लियर करा दिए, कल आगे के चैप्टर क्लियर करवाते हैं। नेक्स्ट सेशन में आगे के चैप्टर पढ़ाते हैं ईवीएस के, तो 4th क्लास की ईवीएस नेक्स्ट सेशन में खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम 5th क्लास की ईवीएस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको सेशन पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।